दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप यह वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1 करोड़ 92 लाख रुपए कमा चुके होंगे। अब यहाँ पर हर एक के दिमाग में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे है? क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते हैं जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी से किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद जब 1958 में वह वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में यह आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेज यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से ताल्लुकात रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गईं। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने लाइट टेक्सटाइल्स के नाम से एक कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफ़ी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वह सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज़्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी पॉपुलर हो गई कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। पर एक चैलेंज यह था कि धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे, इसलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिया। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी जायदाद के डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी मां से यह सब देखा ना गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम, रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के हिस्से में आए। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट और बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से
डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपरमार्ट्स खोले जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही जगह मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और यह टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के टाइम में खाली स्टेडियम में मैचेस करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और यह कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कंपटीटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल, मैसेज और डेटा पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने जियो की सिम खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुँच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद बढ़ गई। यह नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज ख़त्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर डेटा और कॉल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते रेट्स पर मिलते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है जो 10,370 अरब इंडियन रुपीज़ के बराबर है। इस हिसाब से यह दुनिया के 11वें अमीर व्यक्ति हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति हैं। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पेल इतनी ज़्यादा हो तो खर्चे भी इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर जिसे एंटीलिया कहा जाता है बहुत ही फेमस है। यह एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 37,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, थिएटर, जिम्स और हेलीपैड सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ यह दुनिया की लग्जरी गाड़ियों का एक शोरूम भी है।